Hello dear viewers, welcome to the channel. क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर 16 पैरेललोग्राम सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन 4 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। तो इसमें दिया है कि अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स दो जो हैं उनका सम 130 डिग्री है और बाकी सभी एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तो हमने माना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल की बात है तो दो अपोजिट एंगल हम ले लेते हैं A और C। ऐसे अपोजिट एंगल हैं जो इक्वल हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो हमने लिखा लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम एंड एंगल A एंड C आर इट्स अपोजिट एंगल्स। और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू x डिग्री है। अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं, पर कितना है इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो हम दोनों की वैल्यू x डिग्री मान लेते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x डिग्री। अब तो एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा? 130 डिग्री। ये हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, गिवन है, ऐसा दिया हुआ है कि दो अपोजिट एंगल जिनका सम 130 डिग्री, तो हमने मान लिया एंगल A और एंगल C का वैल्यू 130 डिग्री है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह हम यहाँ पे x लिखते हैं, एंगल C की जगह भी हम x लिख लेते हैं और 130 डिग्री की जगह यहाँ पे 130 लिख लेते हैं। तो यहाँ से डिग्री हटा दिया गया है, x प्लस 130। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ ये साइन लगाते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है, दिस इम्प्लाइज x प्लस x 2x हो गया इक्वल टू 130 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के साथ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां डिवाइड में हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x 130 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो 65 आएगा। x की वैल्यू 65 आ गई है यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज, अब एंगल A ये दिया हुआ है इक्वल टू एंगल C और दोनों की वैल्यू क्या? x डिग्री, तो x की वैल्यू तो आ गई 65, तो x डिग्री मतलब 65 डिग्री। तो यहां पर A और C की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें यह भी मालूम है कोई पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी एंगल A और एंगल B का सम क्या होगा? 180 डिग्री, और एंगल A और D का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B को लेके चलते हैं, जिससे कि हमें एंगल B की वैल्यू बाद में पता चल जाएगी। तो लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहां लिख लिया है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। किसी भी पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए A की वैल्यू मालूम हो गई है हमें 65 डिग्री की जगह यहाँ 65 लिखेंगे। B की वैल्यू क्या है? तो अननोन है, तो इसको एंगल B लिखेंगे और यहाँ पे 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एंगल की B की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री है और 65 डिग्री प्लस है, तो इक्वल साइन के जब साइड चेंज करेगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और 180 डिग्री में 65 डिग्री सेपरेट करेंगे तो आएगा यहाँ पर 115 डिग्री। तो इस तरह से एंगल A, C और B भी पता चल गया। अब फाइंड करना है फोर्थ एंगल D। तो हमें मालूम है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी जो वैल्यू एंगल B की है वही वैल्यू एंगल D की होगी। तो एंगल D भी यहां पर 115 डिग्री होगा। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहां एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा। ये D एंगल की वैल्यू B के इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और B की वैल्यू हमें मालूम है 115 है, इसलिए D की वैल्यू भी क्या हो गई? यहाँ B की जगह हमने 115 लिख दिया। तो इस तरह से एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D की वैल्यू मिल गई है और आखिरी में स्टेटमेंट बना के हम आंसर में यही चारों वैल्यूज को लिख लेते हैं। Hence measure of angles are 65 डिग्री, 115 डिग्री, 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो देखिए ABCD लिखेंगे या ADCB, मतलब आपको जो है ऑर्डर पे लिखना है।
तो हमने इस तरह से लिख लिया है कि चारों एंगल कैसे होंगे, 65 डिग्री, 115 डिग्री, 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन जो है साइड्स पे बेस्ड है पैरेललोग्राम की। तो टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो पैरेललोग्राम की टू साइड्स यानी एडजेसेंट साइड्स का रेशियो दिया है 5:3। साइड हमें मालूम नहीं है, लेकिन पेरीमीटर बता दिया गया है। तो जब रेशियो दिया रहता है 5:3 या कहीं पे भी, तो हम 5x साइड को क्या ले लेते हैं, एक को 5x मान लेते हैं और 3x दूसरे को मान लेते हैं। और हम देखते हैं अगर एक साइड को हम 5x ले लें, दूसरे को 3x ले लें, तो उनका रेशियो 5:3 होगा। तो रेशियो दिया है 5:3। अब साइड एक्चुअली मालूम नहीं है, तो हम एक को 5x और एक को 3x मान लेते हैं। तो रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 5:3, यानी एक साइड बड़ी है तो उसको हम लेंथ मान लेते हैं, दूसरे को ब्रेथ। तो अगर रेशियो 5:3 है तो एक साइड होगी 5x और दूसरी 3x। पेरीमीटर यहां सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम इसे 5x सेंटीमीटर और 3x सेंटीमीटर मानेंगे। तो लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ टू साइड्स बी 5x सेंटीमीटर एंड 3x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जिसका रेशियो 5 है वो 5x सेंटीमीटर है और जिसका रेशियो 3 है वो साइड 3x सेंटीमीटर है। अब हमें मालूम है पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का। यहां पे दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। ये यहां पे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ दीज टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स। उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है उनके सम का ट्वाइस ही उसका पेरीमीटर होता है। तो यहां 5x और प्लस 3x, सेंटीमीटर हटा देते हैं और यहां से भी सेंटीमीटर हटा देते हैं, ये 64 लिख देते हैं। यानी 2 × 5x प्लस 3x और 64। ये पेरीमीटर, अगर x की बात करें तो साइड्स के टर्म की बात करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 3x, और अगर एक्चुअल वैल्यू कहें तो 64 सेंटीमीटर था। तो हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ट्वाइस 5x और 3x को ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा और ये 64 है। तो यहां से 8 2 16x, यानी 16x इक्वल टू हो गया हमारा 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, यहां 16 मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 16 4 जा 64। तो x की वैल्यू आ चुकी है 4। अब दोनों साइड देख लेते हैं। देयरफॉर वन साइड क्या होगा, देखिए एक साइड 5x थी तो हमने मान लिया 5x। अब x की वैल्यू 4 आ गई है तो 5 × 4, x की जगह 4 रखेंगे और ये सेंटीमीटर में है। 5x सेंटीमीटर यानी 5 × 4 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ होगी और दूसरी साइड जो है 3x सेंटीमीटर थी। तो यहां लिखते हैं अदर साइड इक्वल टू क्या होगा 3x, यानी 3 × अब x की वैल्यू मालूम है, हमें 4 रख देते हैं। 3x सेंटीमीटर था तो 3 × 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स हमें पता चल चुकी हैं। Hence, length of its sides are 20 centimeter and 12 centimeter. Question number 7. The perimeter of a parallelogram is 140 centimeter. If one of the sides is longer than the other by 10 centimeter, find the length of each of its sides. तो पेरीमीटर दिया है पैरेललोग्राम और दो साइड्स के बारे में कहा गया कि जो दूसरी साइड है यानी लॉन्गर साइड है वो 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है शॉर्टर साइड से। तो हमें पैरेललोग्राम की साइड्स, ये दोनों साइड्स के बारे में पता करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। लेट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम x प्लस 10 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। हम ये मान लेते हैं कि जो लॉन्गर साइड है वो x प्लस 10 सेंटीमीटर है और जो शॉर्टर साइड है x सेंटीमीटर है। इसमें कहा गया है कि जो लॉन्गर साइड है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो एक साइड 1 सेंटीमीटर थी और उससे 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी उसमें हम x में 10 और ऐड कर देंगे, यानी लॉन्गर साइड x प्लस 10 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए दोनों साइड पता चल चुकी है एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की। एक जो लॉन्गर साइड है वो x प्लस 10 सेंटीमीटर है और जो दूसरी साइड यानी शॉर्टर साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम
140 सेंटीमीटर है। और हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। साइड के टर्म की बात करें तो 2 और उसका लेंथ और ब्रेथ का सम का ट्वाइस, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है उसको x प्लस 10 मानते हैं, दिया हुआ है, और शॉर्टर साइड ये है x। तो दोनों साइड के सम का डबल ट्वाइस ही क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये 140 इक्वेशन बना लिया है, दोनों तरफ सेंटीमीटर हटा दिया हमने। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस x 2x हो गया और ये प्लस 10 है। अब टू को उधर भेज देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को उधर भेज देते हैं। तो यहां देखिए 2x प्लस 10 बचेगा और ये मल्टीप्लिकेशन में जो 2 है उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 140/2 इक्वल टू आ जाएगा 70, यानी वो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा। अब देखिए 2x यहां रहने दीजिए, x वाला जो वैल्यू है, और जो कांस्टेंट टर्म है 10 इसको उधर भेज देते हैं। तो ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। 70 में जब 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 आएगा। अब ट्वाइस ऑफ x 60, यानी x का डबल 60 है तो x कितना होगा, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी जो शॉर्टर साइड है x सेंटीमीटर उसमें हमें वैल्यू मिल गई है x इक्वल टू 30। अब दोनों साइड्स की वैल्यू हमें पता है। देयरफॉर लॉन्गर साइड क्या होगा, हमने माना था जो बड़ी साइड है वो क्या है, x प्लस 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मिल गया है 30, तो 30 प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड थी अदर साइड या शॉर्टर साइड जो भी लिखना चाहें वो थी x, तो x की वैल्यू 30 है यानी कि 30 सेंटीमीटर। शॉर्टर साइड क्या थी, अदर साइड हमारी x सेंटीमीटर थी, x की वैल्यू 30 आ गई यानी कि ये 30 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से दोनों साइड्स हमें पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये देखिए ABCD दिया हुआ है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस इसमें क्या होता है चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो दिया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। इफ BM एंड DN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC डायगोनल पर B और D से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, BM और DN। परपेंडिकुलर ये होता है जो 90 डिग्री बनाता है उस साइड पर। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी AC पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे ही BM जो है इस AC डायगोनल पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें प्रूव करना है BMC कांग्रुएंट। देखिए ये इक्वल का साइन 2 लगा और इसके ऊपर इस तरह से बना हुआ, इसको कहते हैं कांग्रुएंट का साइन। तो ट्रायंगल BMC कांग्रुएंट ट्रायंगल DN ये प्रूव करना है और फिर ये बताना है कि क्या इज इट ट्रू दैट BM इक्वल टू DN, जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं इनकी हाइट यानी BM और DN भी क्या इक्वल हैं। तो देखिए कांग्रुएंसी का रूल क्या होता है, कोई भी दो फिगर कांग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब उनकी शेप और साइज सेम होते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पहले डायग्राम हमेशा बनाएंगे और गिवन जो भी दिया हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन में दिए थे कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें से BM और DN क्या है, परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम B एंड D ऑन AC। तो ये दिया हुआ था, ये हम लिखेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। यहां हमें प्रूव करना है ट्रायंगल BMC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DNA। तो देख लेते हैं कांग्रुएंस क्या होता है और कैसे हम इसे प्रूव करते हैं। देखिए दो ट्रायंगल कब कांग्रुएंट होते हैं, जैसे यहां पे देखिए दो ट्रायंगल दिए हैं ABC और PQR। ये कब ट्रायंगल्स दोनों कांग्रुएंट कहलाएंगे, जब इनके शेप और साइज दोनों ही सेम होंगे। यानी ABC को इसके ऊपर उठा के रख देंगे तो PQR नहीं दिखेगा और PQR को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ओवरलैप करेंगे दूसरे को। अब कैसे पता चलेगा, तो ऐसे उठा के तो रख नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं यानी 3 एंगल्स और 3 साइड्स। यहां एंगल A है तो इसके करस्पॉन्डेंस एंगल P बना हुआ है। ये B है बेस पे एक एंगल, तो यहां पे एक एंगल Q बना है, ये C है और ये R है। तो जब ये कांग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। यानी AB इक्वल टू क्या हो जाता है, PQ। अगर हम ये कहते हैं कि ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR है। तो इस केस में क्या होगा, AB इक्वल टू PQ होगा और AC इक्वल टू इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स PR ये होगा। ऐसे बेस में BC दिया है तो इसका बेस QR, BC इक्वल टू QR होगा। और क्या क्या चीजें होंगी, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, और एंगल B इक्वल टू ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल Q के बराबर, और ऐसे ही एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनमें ये चीजें होंगी। अब प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव करने के लिए आपको कोई भी तीन चीजें, एंगल साइड्स में, एंगल को ए से लिखते हैं, साइड को ऐसे डिनोट करते हैं जब हम रूल लगाते हैं। तो कोई भी तीन चीजें एंगल साइड में से कोई भी, या दो साइड हो जाए उनके बीच का एंगल हो जाए, या तीनों ही साइड हो जाए, है ना, या एंगल साइड एंगल, तो कोई भी तीन चीजें अगर हम इक्वल हमको दी गई हैं कि ए के इक्वल पी है, ए बी के इक्वल पी क्यू है और बी के इक्वल क्यू है, तीन चीजें मिल जाएं तो हम तीन पार्ट इक्वल होने पे हम इसे प्रूव कर देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ही होगा। अब एक बार जब ये प्रूफ हो गया, तीन चीजों से हमने, तीन इसके पार्ट से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाकी सभी पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। बाय सीपीसीटी हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। यही यहां पे हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पे हमें प्रूव करना है बीएमसी, ये जो ट्रायंगल दिया है बीएमसी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं डीएनए के। तो हमें इसके तीन पार्ट, कोई भी तीन पार्ट एंगल साइड में से, और इसके तीन पार्ट्स के इक्वल दिखाने होंगे। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं। पहला देखिए ये जो एंगल बना हुआ है, ये डायग्राम मैंने यहां पे बना लिया है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में भी एक एंगल ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, जो कि यानी दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हैं। तो एक एक एंगल मिल चुके हैं। तो पहले ये लिख देते हैं, एक चीज तो मिली हमें यहां पर जो दोनों में इक्वल है। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल बीएमसी एंड ट्रायंगल डीएनए, एंगल बीएमसी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो एंगल बीएमसी इक्वल टू एंगल डीएनए क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। हम ऐसा लिख देते हैं, कारण जरूर लिखना होता है, रीजन जरूर लिखना होता है इसका। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, देखिए एडी और बीसी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हमें मालूम है। तो बीसी किसके इक्वल होगी, बीसी साइड यहां पर डीए के इक्वल होगी। ये साइड आपस में इक्वल, अपोजिट साइड, ये जो साइड दी है डीए और ये बीसी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिख लेते हैं बीसी, ये दो साइड्स जो हैं वो डीए के इक्वल हैं। तो हमने लिख लिया यहां पर बीसी इक्वल टू डीए, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये वाली लाइन इसके इक्वल है डीए के। तो इस ट्रायंगल में हमें दो चीजें तो मिल गई हैं जो इक्वल हैं। अब तीसरी चीज और मिल जाए तो हम इसे आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो ये साइड इसके इक्वल हो गई है और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया। अब एक चीज और अगर इक्वल हम प्रूव कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे, तो देखिए ये बना हुआ है रेक्टेंगल, ये मैंने सेम रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अब देखिए ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये इक्वल होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल इनको कट करते हुए निकल रही है। ये दो लाइंस जब भी होता है, पैरेलल लाइन दी हुई होती है इस तरह से, और कोई भी लाइन कट करते हुए निकल जाए ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये और ये इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल जो लाइन में बन रहे हैं किसके साथ, ट्रांसवर्सल के साथ। उन पैरेलल लाइन के में जो एंगल बनते हैं उस ट्रांसवर्सल के साथ पैरेलल लाइन में जो एंगल अल्टरनेट बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये दो एंगल हमें और मिल गए हैं जो इक्वल हैं, तो इनके बारे में भी लिख देंगे। ये हमने बता दिया है BCM इक्वल टू DAN, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल थी, क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए एंगल साइड, इसका ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो एंगल साइड को हम लिखते हैं AAS, कांग्रुएंसी रूल। किसी भी दो ट्रायंगल में तीन पार्ट्स इक्वल हो जाएं तो आपस में कांग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, यही हम यहां लिखेंगे। बाय एंगल साइड यानी AAS कांग्रुएंसी रूल से दोनों ये कांग्रुएंट हो गए। अब जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये BM जो है BM DN के इक्वल हो जाएगा। BM इक्वल टू DN, कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसलिए। तो यहां लिखते हैं शॉर्ट में बाय CPCT, कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट थे इसलिए BM इक्वल टू DN होगा। तो ये पहले ही हमको प्रूव करना, तो यहां प्रूव हो चुका है तो हम यहां प्रूव लिख देते हैं। और BM इक्वल टू DN, तो पूछा गया था हमसे कि क्या BM DN के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस। इज इट ट्रू दैट BM इक्वल टू DN, तो हम लिखेंगे यस इट इज ट्रू दैट BM इक्वल टू DN। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक जो भी पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।